देखो जैसे मायोकार्डियल इंफॉक्शन में हमने क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो तीन तो मैंने पढ़ लिया, यानी कि ये, यानी कि मॉर्फिन, ऑक्सीजन और नाइट्रेट। अब क्या A4 मतलब क्या है, एस्प्रिन या एंटी कोगुलेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कोई भी अगर इंजरी होती है, या मान लो पेशेंट में क्या करा है, क्लॉट बन रखा है, तो क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एस्प्रिन का यूज करते हैं। ये मैंने एक क्या बना रखी है, कोरोनरी आर्टरीज बना रखी है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज की जो आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस की होती है, ये मस्कुलर होती है, फिर जो अंदर की होती है वो एंडोथेलियल की होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई भी व्यक्ति जो काम नहीं करता है, लगातार बैठा रहता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, एंडोथेलियल सेल के नीचे इकट्ठा होने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या करा, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें इकट्ठी हुई, इसने लगभग लगभग जो कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, उसका लगभग 80% क्या है, ब्लॉक कर दिया, यानी कि रास्ते को। फिर 20% ओपन रहा है, उससे ब्लड जा रहा है हार्ट के लिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो उसने कोई ऐसी बात सुनी कि डेथ हो रखी है किसी की, या मान लो उसने कोई काम किया, या फिर उसको बीपी की शिकायत रहती है, तो वो क्या करता है, जो एंडोथेलियल सेल है, जब ब्लड की डिमांड बढ़ेगी हार्ट को, तो ये क्या करता है, इसको इंजर कर देता है, एंडोथेलियल सेल को। अब कहीं भी अगर ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, तो उसको ब्लड लगातार तो बह नहीं सकता, तो वहां पे क्या होता है, प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाती है, और प्लेटलेट्स को मजबूती देने के लिए क्या आता है, क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है। अब क्या हुआ, पूरी 100% आर्टरीज क्या, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो इस ब्लॉकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स को, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एस्प्रिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डोज की बात करूं एस्प्रिन की, कितनी डोज इसकी रहेगी, तो मोस्टली 150 से 375 मिलीग्राम हम स्टेट में यूज करते हैं, यानी कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा एमआई का, तब यूजुअली इतनी देंगे हम, पर ओरल देंगे, ठीक है। अगर वो ठीक हो गया, अगर एमआई का पेशेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या मान लो 24 घंटे से ज्यादा हो गया हमारे हॉस्पिटल में रहते हुए, तो उसकी डोज को हम डिसाइड कर देते हैं, मतलब लगभग लगभग ऐसे मान लो इतनी, यानी कि या 75, सॉरी 75 मिलीग्राम हम रहने देते हैं उसको ओडी में, ठीक है। अब सपोज मान लो कभी कभी का पेशेंट होता है ओरली नहीं ले सकता है, यानी कि इसकी हालत इतनी खराब हो रखी है, तो हम क्या करते हैं, सर रेक्टम में भी रख देते हैं टैबलेट को, इतनी यानी कि 75 मिलीग्राम में। लेकिन एस्प्रिन के साथ क्या रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है, अगर जो अस्थमे के पेशेंट होते हैं, इसका काम करता है ब्रोंकस को स्पाज्म करना है, कि ब्रोंकस को सिकोड़ देता है। तो अगर अस्थमे के पेशेंट हुआ और उसको हार्ट अटैक भी आ रखा है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, इसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी, अगर मैं एस्प्रिन का यूज कराऊंगा तब। तो उसका सोल्यूशन करने के लिए क्या होता है, एक दूसरी टैबलेट है, यानी कि क्लोपिडोग्रेल, बिल्कुल सेम टू सेम एस्प्रिन की तरह काम करती है, लेकिन इसका काम ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होता, ठीक है। तो हम क्लोपिडोग्रेल की अगर मैं डोज की बात करूं, तो इसकी डोज जो रहती है वो 300 से 600 मिलीग्राम रहती है, यानी कि या तो 300 देंगे